हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं मेडिजी केमिस्ट्री चैनल पे। सो गाइस, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन हमने पूरी तरह से खत्म कर ली। अब बस चैप्टर का थोड़ा सा ही पार्ट बाकी है। हम लोग अब प्रोसीड कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। सो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। सो गाइज यूट्यूब के साथ साथ आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं, जहां पर मेरे बहुत सारे कोर्सेज और 280 के करीब वीडियोस लाइव हो चुके हैं और इसमें बहुत सारे कोर्सेज का बेनिफिट आप ले सकते हैं और अपने केमिस्ट्री के कोर्स को समय से कर सकते हैं। सो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप अरविंद अरोड़ा सर्च कीजिए, मुझे वहाँ पर फॉलो कीजिए और मेरे सारे कोर्सेज को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। इवन इनफैक्ट 11th के बहुत सारा सिलेबस वहाँ पर मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। सो इन वीडियोस का भी आप लोग बेनिफिट लें और यूट्यूब पे भी मेरे वीडियोस का बेनिफिट लें और अपने केमिस्ट्री कोर्स को समय से करें। सो चलिए गाइज, आज का हमारा टॉपिक है हेलो एरीन्स किस तरह का केमिकल रिएक्शन दिखाता है। पहले तो उसको सर्च करना है, फिर उसकी केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना है। ठीक है। सो व्हाट इज हेलो एरीन? हेलो एरीन का मतलब यहां पर क्या होगा? एरोमेटिक रिंग, स्पेशली बेंजीन रिंग, जिसमें आपने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया और उस पर आपने क्या लगा दिया है? हेलोजन। सबको समझ में आता है? हाइड्रोजन की जगह हेलोजन लगा दिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो एरीन। अब हमें यह समझना है कि ये किस तरह का केमिकल रिएक्शन दिखाता है। सबसे पहले तो हमें इस पॉइंट पे गौर करना है, तो जरा ध्यान से इसको देखिए। अगेन, अगर हम लोग यहां पर हेलो एल्केन से इसकी कंपैरिजन करके देखें तो देखिए, हेलो एल्केन दिखाता था कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहले दिखाता था। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि ये तो एसएन रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये तो दिखाता है, पर क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है? मतलब ये क्या एसएन रिएक्शन दिखाएगा? इस पे क्वेश्चन मार्क है। इस चीज को समझिए, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा? हम बात कर रहे हैं किसकी? हेलो एरीन्स की। ये तो दिखाता है, इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें सबको समझ में आ गया। सो चलिए ये फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले कि क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। अब एक और पॉइंट पर बात कर लेते हैं उससे पहले। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है? मतलब बड़ा साफ है, ये लीविंग ग्रुप है, यहां से हटेगा और कोई और न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा? बेसिकली इस आर को आके अटैक करेगा और उस पर अटैच हो जाएगा। ऐसा इसके साथ भी होना चाहिए। सो फाइनली सीन कुछ ऐसा है कि आपको इस एरोमेटिक रिंग से एक्स को हटाना है और कोई और न्यूक्लियोफाइल आके उस पर क्या करेगा? कब्जा जमाएगा इस पोजीशन पे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब हम चाहते हैं कि ये यहां पर न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाए और ये एक्स यहां से चलता बने। तो मतलब आप चाहते हो कुछ ऐसा। अब सवाल है कि क्या ये पॉसिबल है इसके अंदर? सवाल ये है, ध्यान से इसको समझेगा, कि न्यूक्लियोफाइल आ गया और यहां से एक्स माइनस की फॉर्म में अलग हो गया। क्या ये चीज इस एरोमेटिक रिंग पे पॉसिबल है या नहीं है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप नोट लगाइए। नोट में लिखिए इन जनरल कंडीशंस, जनरल कंडीशंस का मतलब क्या है? एट नॉर्मल टेम्परेचर। आया सबको समझ में? सो एट नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एसएन रिएक्शंस, ठीक है, एसएन रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल, ठीक है, इन हेलो एरीन्स। क्या लिख रहा हूं जरा ध्यान से उसको देखो। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे आप यहां पर एसएन रिएक्शन नहीं करवा सकते। किसके अंदर? हेलो एरीन्स के अंदर। ठीक है। सो उसके 4 रीजन है टोटल, वो मैं आपको यहां स्पेसिफाई करूंगा। ध्यान से उसको देखिएगा। और ये सवाल काफी बार पूछे जाते हैं कि जनरली नॉर्मल कंडीशंस पे हेलो एरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता ही नहीं है। क्लियर हो गया? मैं किस पॉइंट पर बोल रहा हूं? जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पे। ठीक है। अगर आपने क्रिटिकल सिचुएशंस पैदा कर दी तो कुछ भी पॉसिबल होता है। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि रूम टेम्परेचर पर ही हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको बता देता हूं, आरएक्स रूम टेम्परेचर पे एसएन रिएक्शन दिखाता है, लेकिन हेलो एरीन्स रूम टेम्परेचर पे एसएन रिएक्शन नहीं दिखाता है। उसका रीजन क्या है? देयर आर 4 रीजंस। सो लिखिए। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव 4 रीजंस।
तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चारों रीजन बताऊंगा, ध्यान से उसको समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रीजन, नाउ द रीजन नंबर 1 मैं यहां पर लिख रहा हूं। रीजन नंबर 1 इज डबली बॉन्ड करेक्टर। लिखिए डबल बॉन्ड करेक्टर। डबल बॉन्ड यहां पर वो भी लिख लीजिएगा साथ में, ये डबल बॉन्ड कौन सा होता है, पार्शियल होता है। सो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझिएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो हमने पहली बार सुना है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर का मतलब क्या है, जरा मैं आपको समझाता हूं। सीन कुछ ऐसा है कि अगर मैं यहां पर कोई भी एक हेलो एरीन लूं, तो यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि ये जो बॉन्ड है जो आपको सिंगल दिखाई देता है, किसके बीच में, आर और एक्स के बीच में, एक्चुअली वो सिंगल नहीं है, वो डबल है। मैं उसको प्रूव करके दिखाता हूं, ध्यान से उसको देखिएगा। ये एरोमेटिक रिंग है और उसमें आपने यहां पर क्या लगा रखा है, यहां पर एक्स की जगह मैं मान लेता हूं कोई भी एक हेलोजन ले लेता हूं, क्लोरीन ले लिया। अब हमें पता है कि क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, जिसमें से एक उसने बॉन्ड बनाने में काम लगा रखा है, तो 6 बचेंगे। सबको समझ में आता है, ये रहा ना उसका एक इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्ड बनाने में काम लगा रखा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन किसने शेयर किया, यहां पे कार्बन ने। सबको समझ में आता है, यहां पर एक कार्बन है, यस और नो। उस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इसने किया और 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास बच गए। क्लियर होता है। अब यहां पर उसके जो ये लोन पेयर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो आपको फ्री दिखाई दे रहे हैं, वो कॉन्जुगेशन में हैं, किसके साथ, इस पाई बॉन्ड के साथ, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ। कॉन्जुगेशन का मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन पे। देखिए यहां पर पाई बॉन्ड, फिर ये छोड़ दीजिए बॉन्ड, फिर यहां पर लोन पेयर। तो कॉन्जुगेशन की वजह से यहां होता है रेजोनेंस। अब वो कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। रेजोनेंस की कंडीशन बहुत ही सिंपल है, यानी कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे या तो पाई बॉन्ड होने चाहिए। देखिए ये क्यों रेजोनेंस शो करती है, क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पर है। ये देखिए यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर है, यहां पर नहीं है। और ऑल्टरनेट पोजीशन पे अगर लोन पेयर हुए तो भी वो रेजोनेंस शो करेगा। तो देखिए यहां पर लोन पेयर है, यहां पर नहीं है, यहां पर पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड अगर लोन पेयर के साथ भी कॉन्जुगेशन में हो तो रेजोनेंस होता है। कॉन्जुगेशन का मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन पे लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन्स, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए। सो फाइनली यहां पर क्योंकि कॉन्जुगेशन है तो यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है। मजे की बात देखिए, यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि यहां पर क्लोरीन तो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, उसके बावजूद भी यहां पर ये क्या करेगा, लोन पे डोनेट करता है। मैंने आपको किसी एक क्लास में पहले भी बताया था कि क्लोरीन जो है वो प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, यानी कि रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को फेंकता है। क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ये माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट तो इसका नेगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा नॉर्मल में। लेकिन जब ये रिंग के साथ जुड़ता है तो ये प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को रिंग की तरफ फेंकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये मैंने लिखवाया भी था स्पेशली। कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो माइनस आई की टेंडेंसी रखते हैं, लेकिन एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ते ही इलेक्ट्रॉन्स को उसकी तरफ फेंकते हैं, यानी कि प्लस आर का टेंडेंसी दिखाते हैं। अब देखिए सपोज कीजिए कि इसने यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को फेंका, तो यहां पर ये क्या करेगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, यस और नो। और अगर इसने यहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन करी तो इस कार्बन ने तो 5 बॉन्ड बना लिए हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5 हो जाएंगे। तो इसका मतलब इस कार्बन को एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। सो फाइनली ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके इस कार्बन पे आ जाते हैं। ध्यान से उसको देखिएगा, तो रेजोनेंस शुरू हो गया। तो रेजोनेंस का एक स्ट्रक्चर यहां पे बिल्ड हो रहा है, बन रहा है। ध्यान से उसको देखिए, तो ये देखिए ध्यान से, तो यहां पर क्लोरीन ने अब यहां पर कार्बन के साथ क्या बना लिए हैं, डबल बॉन्ड। ये देखिए ये क्लोरीन, ये है कार्बन, और उसने यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और यहां पर उसने डबल बॉन्ड फॉर्म किया। ठीक है, 4 बच रहे हैं और यहां पर प्लस का साइन आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। सबको समझ में आता है। सो फाइनली यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर का मतलब यही होता है। देखिए कार्बन टू क्लोरीन, यहां पर ये डबल बॉन्ड का करेक्टर आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया, सबको समझ में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान से इसको देखिए। अब बाकी में क्या हुआ है, यहां पर इलेक्ट्रॉन खिंच के कहां आ गया, ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, उसके बाद बाकी बॉन्ड तो एज इट इज है, ध्यान से उसको देखिएगा, बाकी बॉन्ड एज इट इज है, दिखाई दे रहा है सबको। फिर क्या होगा, ये देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का तो काम ही है रिंग में घूमते रहना। ठीक है, सो फाइनली ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां शिफ्ट हुए तो पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन पे। तो एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ध्यान से इसको देखिए, तो एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर फिर से आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर डबल बॉन्ड। पार्शियल का मतलब मैं थोड़ी देर में समझाता हूं। ये प्लस आ गया, यहां पर बॉन्ड बन चुका है। अब नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ चुके हैं, यहां पर पहले से बॉन्ड है।
सबको समझ में आ गया? एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए जरा ध्यान से, फिर से क्या हो सकता है जरा चेक कीजिए। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुए तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे? इस तरफ। तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो मैं इसको नीचे बना देता हूं, ध्यान से इसको देखिए। यहां पर फिर से हमारे पास क्या आ रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड। ये पार्शियल का सेंस समझाता हूं। और उसके बाद यहां पर इलेक्ट्रॉन्स और ये प्लस, यहां पर बॉन्ड पहले से ही है, ये नेगेटिव यहां शिफ्ट हो गया तो यहां पर बॉन्ड बन गया और यहां पर नेगेटिव का साइन आ गया। रेजोनेंस बहुत ही आसान होता है, ध्यान से उसको देखिए, ठीक है। उसके बाद अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हुए तो क्लोरीन फिर से अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और ये प्लस का साइन खत्म हो जाएगा। सो फाइनली जो लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी? जरा चेक कीजिए। वो फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है, क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींच लिए हैं, इसका मतलब उसके पास वापस 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और पाई बॉन्ड ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है। अब आप पहली और आखिरी स्ट्रक्चर को देखिए, ये आपकी फर्स्ट स्ट्रक्चर थी और रेजोनेंस के बाद ये आपकी लास्ट स्ट्रक्चर है। गौर से देखिए, पाई बॉन्ड ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी और ये चलते रहता है, रुकता नहीं है। ये पाई बॉन्ड जो है ना, ऐसे ही घूमते रहते हैं, ऐसे ही रेगुलरली चलता रहता है ना। व्हाई दिस इज कॉल्ड पार्शियल? क्योंकि यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि रेजोनेंस के केस में ही आपको यहां पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और डबल बॉन्ड वापस यहां पर वैनिश हो गया, दिखाई दे रहा है। फिर से डबल बॉन्ड बनेगा, फिर से यहां वैनिश हो जाएगा, फिर से डबल बॉन्ड बनेगा, फिर से वैनिश हो जाएगा और ये चलता रहता है साइकिल के अंदर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल। क्लियर होता है? नाउ दिस इज कॉल्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। डीबीसी का मतलब डबल बॉन्ड करेक्टर। क्लियर होता है सब लोगों को? सो नाउ दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। और आप खुद से सोचिए कि आप सोच रहे थे कि कार्बन, ठीक है, ध्यान से उसको देखिएगा, यही थी ना वो रिंग, ध्यान से इसको देखिए। आप ऐसा सोच रहे थे कि यहां पर कार्बन 2x में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन नहीं, यहां पर तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। मैं आपको उसका बॉन्ड ऑर्डर बता देता हूं। बॉन्ड ऑर्डर आप किस में निकालते हैं? केमिकल बॉन्डिंग में। इसका 1.5 होता है, मतलब एक बॉन्ड तो पूरा है और एक बॉन्ड पार्शियल है, तो पार्शियल बॉन्ड को 0.5 काउंट करते हैं। तो एक पूरा है, 1.5 है, यानी कि आधा है, तो 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब देखिए यहां पर आप सोच के चल रहे थे एक है, लेकिन ये एक नहीं है, ये 1.5 है। इसका मतलब यहां पर एनर्जी ज्यादा लगेगी इसको तोड़ने में। आया सबको समझ में? अब जब तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लग रही है, ऑब्वियसली यहां पर यह चीज नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में पॉसिबल नहीं है। सबको समझ में आ गया? तो ये फर्स्ट रीजन हुआ जिसकी वजह से यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि एसएन रिएक्शन नहीं होती है। क्लियर हो गया? वो किस वजह से? ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे तो आप सीधे जवाब दे सकते हो कि यहां पर एसएन रिएक्शन इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हमको एक बॉन्ड नहीं है, यहां पे 1.5 यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आपको यहां पे दिखाई देता है, इस वजह से यहां पर एसएन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? अब मैं आपको बाकी 3 रीजन बताता हूं। टिल देन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्ट्रक्चर्स को दोबारा अपने आप से बना के देखो। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम आगे चलते हैं। हम लोग ये देख रहे थे कि हेलो एरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं या नहीं। उसका पहला रीजन हमने जान लिया कि यहां पर X2 कार्बन यानी कि हेलोजन टू कार्बन पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। इस वजह से नॉर्मल टेम्परेचर या रेगुलर कंडीशंस में यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकता। बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। एक उसका दूसरा रीजन भी है, ध्यान से उसको देखिए। टोटल 4 रीजन है, तो दूसरे रीजन पर चलते हैं। दूसरा रीजन क्या है? ध्यान से उसको देखिए। अगर हम लोग यहां पर कंपैरिजन करें हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन्स में, तो दोनों में फर्क क्या है पता है? चलिए, हेलो एरीन्स होता है, हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, यस और नो, ठीक है, और उस पे आपने क्या किया? हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लगा दिया, बेंजीन रिंग जिसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड्स होते हैं। अब आप देखिए, जहां पर आपने ये X लगाया है उस कार्बन की हाइब्रिडेशन बताइए। यही है ना वो कार्बन। नाउ व्हाट इज हाइब्रिडेशन ऑफ दिस? इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है? sp2, यस और नो। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने एक डबल बॉन्ड बना के रखा है और मैंने आपको एक वीडियो में हाइब्रिडेशन निकालनी सिखाई थी। ऑर्गेनिक में जितने भी कंपाउंड है, अगर कार्बन ने सब सिंगल बॉन्ड बना के रखे हैं तो sp3 हाइब्रिडाइज, अगर कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया तो sp2, ठीक है, एक की बात कर रहा हूं, एक से ज्यादा बनाया तब नहीं होगा। और कार्बन ने अगर एक ट्रिपल बॉन्ड बना के रखा है तो sp हाइब्रिडेशन होगी। जानते हैं आप लोग, ये डबल बॉन्ड के लिए, ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ये नॉर्मल चीजें, बहुत ही आसान है और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं हाइब्रिडेशन की, उसको जाके देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर इसकी हाइब्रिडेशन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्लियर होता है। जबकि हम लोग कंपैरिजन करें rx का, rx में पता है आपको, r की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो। सपोज करो मैंने यहां पर CH3 लगा दिया। इस केस में इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है? अगर इस कार्बन के हाइब्रिडेशन की बात करूं तो वो है sp3। अब जरा ध्यान से इसको देखिए, यही सबसे बड़ा फर्क है। यहां पर
अगर मैं हेलो एल्केन्स की बात करूं तो इस बॉक्स में बंद कर देता हूं। हेलो एल्केन्स की बात करें हम लोग तो परसेंटेज एस करेक्टर कितना है, ये देखिए 25% ओनली। परसेंटेज एस करेक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए 4 हैं यहां पर टोटल, एक एस है और 3 पी है, ठीक है। तो यहां पर बताइए परसेंटेज एस कितना है, परसेंटेज एस 25% है क्योंकि 75% तो यहां पी है, क्योंकि पी यहां 3 है। जबकि यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर परसेंटेज एस करेक्टर कितना है, तो जरा ध्यान से इसको देखिए, टोटल 3 लोग हैं, 2 ये और 1 ये, तो उसमें परसेंटेज एस करेक्टर कितना हो गया, 33.33%। यस और नो, आसान है भाई, 100 रुपए में बांट दो 3 लोगों, तो एस के पास कितना आएगा, 33.33। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर जो हेलो एरीन्स है उसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, और अगर परसेंटेज एस करेक्टर हाई है इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, हाई। ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की उससे कम, और कार्बन टू कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। इसका मतलब ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है तो ये क्या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को एक्स की तरफ, जैसा कि इस केस में हो रहा था, पूरी तरह से शिफ्ट होने देगा, नहीं होने देगा। यहां पर तो सीन कुछ ऐसा है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो ये एक्स अपनी तरफ खींच लेता था, अपनी तरफ खींचता था, इसमें पार्शियल नेगेटिव, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता था, और ये पॉजिटिव इतना इफेक्टिव होता था कि कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, जिसपे नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता था। लेकिन यहां पर सीन तो कुछ उल्टा है, यहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है, इसका मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को पार्शियली शिफ्ट होने नहीं देगा एक्स की तरफ, इसका मतलब इस पे जो पॉजिटिव आ रहा है उसकी डेंसिटी बहुत कम है। खुद से सोचिए, इस कार्बन पे जो पॉजिटिव आ रहा है उसकी डेंसिटी बहुत कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के बैठा हुआ है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है। समझ में आ गया सबको, बहुत ही सिंपल है। सो फाइनली क्योंकि यहां पर पॉजिटिव की डेंसिटी कम है, पॉजिटिव डेंसिटी हम लोग कहें, ठीक है, पॉजिटिव डेंसिटी एट कार्बन रिड्यूस्ड इन द केस ऑफ हेलो एरीन्स, ठीक है, हेलो एरीन्स के केस में पॉजिटिव की डेंसिटी कम है, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है उसका अटैक करना इजी नहीं है। न्यूक्लियोफाइल अटैक इज नॉट इजी, खुद से ही सोचिए, इज नॉट इजी। सबको क्लियर हो गया? ये जो मैंने आपको सेकंड रीजन बताया वो सबको क्लियर है? ये सेकंड रीजन मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन से कैलकुलेट करके बताया। यहां पर Rx की बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, जबकि यहां पर Rx की बात करें तो यहां पर जो आपको हाइब्रिडाइजेशन दिखाई दे रही है sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाई दे रही है। हेलो एरीन्स के केस में sp2, जबकि यहां पर sp3 है। यहां पर परसेंटेज एक्स कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को पूरी तरफ से शिफ्ट नहीं होने देगा एक्स की तरफ, अपनी तरफ खींच के रखेगा। इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो ढंग से यहां पर अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा एज कंपेयर टू दिस। सबको क्लियर हो गया? सो ये वन ऑफ द सेकंड रीजन है यहां पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। चलिए अब थर्ड रीजन की तरफ चलते हैं। देखिए हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह की होती है। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, यस और नो। SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। मान लीजिए कि यहां पर आपने सपोज ये देखिए कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करवा के देखते हैं। ये देखिए ये बेंजीन रिंग और उस पर एक्स लग रहा है। मान लीजिए कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन में क्या होता है, स्टेप नंबर 1 में ये लिविंग ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है। तो ध्यान से इसको देखो, ये स्पीसी आपने इंटरमीडिएट बना दी जिसमें आपने ये कार्बोकैटायन जनरेट करके बताया। ध्यान से इसको देखो, ये वाला क्लियर होता है सब लोगों को। ये फिनाइल का जो कार्बोकैटायन है ना, ये स्टेबल ही नहीं है, नॉट स्टेबल, ये कभी स्टेबल है ही नहीं, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही लेस है। जब इसकी स्टेबिलिटी नहीं है तो ये आगे की तरफ प्रोसीड करेगा, नहीं करेगा। तो ये थर्ड रीजन हो गया जिसकी वजह से यहां पर SN रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर होता है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। और SN1 तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये तो रूल्ड आउट हो गई। SN1 रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है। ये देखिए नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे SN रिएक्शन तो होती नहीं है। उसके दो रीजन तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तीसरे रीजन में ऑलरेडी और एक चीज बता रहा हूं कि SN1 रिएक्शन तो किसी भी वे से पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? तो यहां पर SN1 रिएक्शन तो चाहे नॉर्मल टेम्परेचर चाहे हाई टेम्परेचर हो, ये तो रूल्ड आउट है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि फिनाइल का जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबल ही नहीं है। बात ही खत्म हो गई वहां पे। सबको समझ में आ गया? अब चलते हैं फोर्थ रीजन की तरफ। देखिए ये सारी चीजें, ये तो 2 सेकंड पॉइंट बताए मैंने, फर्स्ट और सेकंड, वो मैं आपको रेगुलर कंडीशन में बता रहा हूं। लेकिन अगर आपने क्रिटिकल कंडीशंस बना दी तो SN2 रिएक्शंस पॉसिबल हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन SN1 तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती है। क्लियर हो गया सब लोगों को? SN1 मतलब कार्बोकैटायन का यहां पर बनना और फिर आगे प्रोसीड करना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर होता है? लेकिन
अगर आपने टेम्परेचर की कंडीशंस बढ़ा दी तो SN2 पॉसिबल है, क्लियर होता है, लेकिन वो क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं। सबको समझ में आ गया। थर्ड के बाद फोर्थ रीजन देखते हैं कि चौथा रीजन क्या है। तो देखिए, अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा हो तो मैं आपको बता देता हूं, जो बेंजीन रिंग होती है बेसिकली, क्योंकि उसके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है, मतलब ये घूमते रहते हैं, और यहां पर आपने क्या किया, हाइड्रोजन को हटा के लगाया जी हेलोजन। अब ये है, ये जो रिंग है ना बच्चों, ये खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच है, इस चीज को समझिए, ये रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, क्लियर होता है। और ऐसे सबस्ट्रेट पर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच आके आंखें गड़ा रहा है, क्या ये पॉसिबल है? खुद से सोचिए, ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है जो न्यूक्लियोफाइल होता है, और ये रिंग भी इलेक्ट्रॉन रिच है। आप खुद से सोचिए कि यहां पर अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन? तो ये रिंग जो है बेसिकली वो खुद भी आने वाले मेहमान पर क्या करने वाली है, रिपल्शन शो करने वाली है। तो नेगेटिव टू नेगेटिव होता है जी रिपल्शन, जिसकी वजह से यहां पर फिर से पॉसिबल नहीं है। ये 4 रीजन है टोटल। दोबारा समझा देता हूं, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो इलेक्ट्रॉन रिच। तो क्या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे? तो रिपल्शन ज्यादा है, इस वजह से भी ये पॉसिबिलिटी कम बनती है, क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप क्रिटिकल सिचुएशंस पैदा कर दो तो पॉसिबल है। लेकिन मैं फिर से 4 रीजन बता देता हूं कौन से हैं। यहां पर SN रिएक्शन रेगुलर कंडीशंस में रेयर है, क्योंकि यहां पर X2 कार्बन पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, पहला रीजन, जिसको मैं अभी बता चुका हूं, रेजोनेंस से समझा चुका हूं। दूसरा रीजन, यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जिसकी जो परसेंटेज एस करेक्टर होती है 33.33 होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को पूरी तरह से X की तरफ जाने नहीं देगा, तो अपने पास खींच के रखेगा। तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर अच्छा नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट नहीं होता अच्छे से, क्लियर हो गया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव होता है और इस पे पॉजिटिव अच्छा है नहीं, तो ये अट्रैक्ट नहीं होता। ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन यहां पर जो मैंने आपको बताया है, थर्ड रीजन देखिए, थर्ड रीजन ये रहा, यहां पर SN1 रिएक्शन तो किसी वे से नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर जो फिनाइल का कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, तो SN1 रिएक्शन तो फिर भी पॉसिबल है ही नहीं, मतलब रूल्ड आउट है। SN2 फिर भी हो जाएगी, वो भी क्रिटिकल कंडीशन, वो आपको बताऊंगा। और फोर्थ रीजन क्या है, ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहां पर ये पॉसिबिलिटी वैसे ही नहीं बनती है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे। लेकिन अगर आपने क्रिटिकल सिचुएशंस पैदा कर दी तो पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल बताता हूं, सपोज कीजिए कि आपने यहां पर क्लोरोबेंजीन ली, ध्यान से इसको देखिएगा, वी आर टेकिंग क्लोरोबेंजीन, क्लियर हो गया। और अगर आपने यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया, सबसे पहले तो देखिए क्रिटिकल कंडीशन में आपको स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग लेते आप समझ जाइए कि SN2 होगी, SN1 तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि SN1 में तो न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, वीक। तो आपको यहां पर स्ट्रॉन्ग लेना है, और आपको टेम्परेचर की कंडीशन और प्रेशर की कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी। टेम्परेचर आपको बहुत हाई लेना है, 663 केल्विन, बहुत ज्यादा होता है टेम्परेचर, ये रेगुलर टेम्परेचर नहीं है। और आपको यहां पर प्रेशर की कंडीशन भी मेंटेन करनी पड़ेगी, ध्यान से इसको देखिए, प्रेशर की कंडीशन ऑलमोस्ट 300 atm प्रेशर लेना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, क्या ये नॉर्मल कंडीशंस है? बिल्कुल नहीं है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया, टेम्परेचर आपने 663 केल्विन रखा, प्रेशर आपने 300 atm रखा, इस कंडीशंस में यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। आप खुद सोचिए, यहां पर कौन है न्यूक्लियोफाइल, OH-, ये क्या करेगा, यहां पर अटैक करेगा, ये क्लोरीन निकल सकता है, लेकिन क्रिटिकल सिचुएशंस में ही निकलेगा, और यहां पर फिनॉल को बना लेगा। अब ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, ये कब पॉसिबल है, क्लोरोबेंजीन से यहां पर फिनॉल की फॉर्मेशन पॉसिबल है जी, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप क्रिटिकल सिचुएशंस ले लो, यहां पर टेम्परेचर 663 केल्विन और प्रेशर 300 atm। लेकिन इसके अलावा एक और कंडीशन है, ठीक है, वो क्या है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। टिल देन इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये चीजें थोड़ी हैवी है, मैं चाहता हूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे वाली सिचुएशन बताऊंगा जिससे SN रिएक्शन पॉसिबिलिटी उनकी बनती है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और उसके अलावा अब तो ज्यादा बचा भी नहीं है, हम आसानी से उसको कंप्लीट कर सकते हैं, बस आपको मेहनत करनी है। जितना मैंने करवाया है, सबसे पहले तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आता है, सबको ले लिया है, और जितना मैंने आपको करवाया है उतना अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लो, उनको अच्छे से कॉपी के अंदर लिखो, जितना मैं काम दे रहा हूं उसको करो। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अनअकैडमी पर DNF ब्लॉक मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप उसको समय से करते रहें, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अनअकैडमी पे वो पूरा होने वाला है, D ब्लॉक तो पूरा हो चुका है, F ब्लॉक मैंने शुरू कर दिया है, और वो भी मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। तो आपका बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है, बस आपको साथ साथ मेहनत करनी है, और उसके साथ साथ इन वीडियोस को उन बच्चों को शेयर करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो,
और वीडियोस को कंटिन्यूसली देखो, और कमेंट करने से हमारा मोरल बूस्ट होता है कि हाँ, हमारे कोर्सेज भी कोई स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं। हालांकि बहुत सारे देख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मैसेज सब तक पहुंचे। तो प्लीज आप इनको टाइमली शेयर करें और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। वी नीड कोचिंग फ्री इंडिया। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।